वेरिएबल्स आई सपोज, है ना, वेरिएबल्स और इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट हमने स्टार्ट किया था। सो इफ यू गाइज रिमेंबर, वेरिएबल क्या थे हमारे पास? We said it is a location in a memory that has a name and it contains a value, ठीक है, राइट। सो एक हमारे पास लोकेशन है जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपकी मेमोरी होती है एंड उस मेमोरी में आप लोग एक लेबल दे देते हो जैसे नेम, कंट्री, एज, ठीक है, राइट। और उसमें हम अपनी वैल्यू क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। देयर कैन बी ओनली वन वैल्यू एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूं नेम में विनय है, तो एक ब्लॉक सिर्फ कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है? एक वैल्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा या नई वैल्यू लेके आऊंगा तो पुरानी डिलीट हो जाएगी। याद रखना, एक टाइम पे एक वैल्यू ही रहेगी। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, जो करनी पड़ेगी हमें, सो फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक की प्लेलिस्ट बना रहे हो तो आपके पास एक से ज्यादा सॉन्ग्स होंगे ना। सो प्लेलिस्ट इज अ वेरिएबल नेम, लेकिन उसके अंदर सॉन्ग्स क्या है? एक से ज्यादा। तो वो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। बट एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल, मतलब कि अगर हम हार्डवेयर लेवल पे जाके बात करें तो हार्डवेयर लेवल पे जाके या बेस लेवल पे जाके एक वेरिएबल सिर्फ कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है? आप उसे एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ये क्लास है, तो अब इस क्लास में एक तो स्टूडेंट नहीं है ना, मल्टीपल स्टूडेंट है, ठीक है, राइट। बट अगर हम लोग बेस लेवल पे जाके देखेंगे तो एक चेयर पे एक ही स्टूडेंट है, गेटिंग अ पॉइंट। लेकिन हमने उसे क्लास से रेफर कर लिया, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। बट अभी के लिए आपने मान के चलना है कि एक वेरिएबल में एक वैल्यू, और वो वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो सकती है? जो भी हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। नाउ वेरिएबल को वैल्यू आप किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? सो वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करने के देयर आर ओनली टू वेज। वन इज डायरेक्ट असाइनमेंट एंड सेकंड इज एक्सेप्ट असाइनमेंट। कौन सी असाइनमेंट है? किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देनी है तो डायरेक्ट असाइनमेंट मतलब हम एज अ प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते वक्त ही वैल्यू स्टोर कर दें, और एक्सेप्ट असाइनमेंट मतलब यूजर वैल्यू एंटर करेगा रन टाइम पे, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा एंटर नेम, तो यूजर ने रन टाइम पे अपना नेम क्या किया? एंटर किया, और वो वेरिएबल में जाके क्या हो गया? स्टोर हो गया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? सो दो तरीके से वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी, या तो डायरेक्ट के थ्रू या एक्सेप्ट। व्हेन आई से डायरेक्ट, डायरेक्ट का क्या मतलब है? कि हम खुद वैल्यू क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे एज अ प्रोग्रामर। हमें पहले से पता है इस वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी। या फॉर एग्जांपल आप गेम का एग्जांपल ले लो, तो गेम में हमें स्कोर इनिशियलाइज करना है 0 से, तो पहले हमें खुद ही स्कोर को 0 वेरिएबल देना, वैल्यू देना पड़ेगा ना। तो उस केस में मैं कस्टमर से नहीं मांग रहा कि आप अपनी स्कोर बताओ, उस केस में मैं पहले से इनिशियलाइज कर रहा हूं कि स्कोर इज इक्वल टू 0। अरे बात समझ में? या गेम स्टार्ट हो रहा है तो लेवल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कौन सी असाइनमेंट? डायरेक्ट असाइनमेंट, ठीक है। और एक्सेप्ट जब हम यूजर से रन टाइम पे लेंगे, इन एनी केस आप डायरेक्ट लो या एक्सेप्ट लो, you have to use is equal to operator, ठीक है। I will advise you guys stop writing because you are going to get this PDF. तो ये PDF आपको मिलने वाला है, so you have to put your full focus on concept, ठीक है। so यहाँ पे देखो, so this is a demonstration of direct assignment, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब आपको ये PDF मिलेगा तो आपको दो चीजें मिलेंगी। वन, you are going to get these notes, and second, ये प्रोग्राम्स भी जो हम क्लास में कर रहे हैं। सो हर प्रोग्राम के नीचे मैंने लिखा होगा कि आपको किस फोल्डर में जाना है और किस फोल्डर में जाके आपको किस नाम की फाइल मिलेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फाइल मैंने बनाई है लैब 3 फोल्डर में, इन क्लास डेमो फोल्डर के अंदर किस नाम से? वेरिएबल असाइड डॉट। तो ये फाइल आपको मिलेगी, ये सारी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। आपने फिर उस प्रोग्राम पे चले जाना, ठीक है जी, और उसको आप राइट क्लिक करके एडिट विद क्या करेंगे? आईडीएल। आ रही बात समझ में? तो आप देख पाएंगे वो प्रोग्राम क्या है हमारे पास। क्लियर हो गया? ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट असाइनमेंट। सो डायरेक्ट असाइनमेंट में क्या हो रहा है? हमने एक वेरिएबल लिया किस नाम से? नेम, और वो वैल्यू हमने उसको क्या कर दी? स्टोर कर दी। अच्छा, ये जो वैल्यू हम स्टोर करें इसे हम एक और नाम देते हैं। कोई बता सकता है जिसने पहले भी प्रोग्रामिंग की हो? क्या नाम देते हैं इन वैल्यूज को? एक और नाम देते हैं वैल्यूज को। जिसने कभी भी कोई प्रोग्रामिंग का एक भी लेक्चर लगाया हो या 2 लेक्चर कभी भी कॉलेज स्कूल में, उसे पता होगा इस वैल्यू को क्या कहते हैं। जो डेटा टाइप है, दैट इज नॉट अ वैल्यू, इट्स कॉल्ड लिटरल्स। क्या बोलते हैं इसे? लिटरल्स। लिटरल्स और वैल्यूज, ठीक है। तो ये वर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू में वो अगर आपको लिटरल वर्ड पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। तो वैल्यूज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिटरल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हो उसे लिटरल बोल रहे हो, ठीक है। सो यहां पे हमने नेम वेरिएबल लिया।
मेमोरी में जाके नेम वेरिएबल बनेगा और उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, हर्ष। तो क्योंकि ये वैल्यू हम खुद दे रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट असाइनमेंट। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड से कहां पे जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके स्टोर होगी। ठीक है, सो जब हम लोग प्रिंट करेंगे सो वेलकम नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स सपोज वी रन दिस, आई से वेलकम हर्ष। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल से प्रोग्राम्स हैं जो आज हम करेंगे, लेकिन आपके बेस से बहुत क्लियर कर देंगे। सो बड़े ध्यान से इन प्रोग्राम्स को देखिएगा। ठीक है, इनपुट लास्ट टाइम हमने आपको बताया था किस तरह से लेनी है इनपुट, यू हैव टू यूज विच मेथड, इनपुट मेथड। तो जब हम इनपुट कहते हैं तो उसका क्या मतलब है कि रन टाइम पे यूजर एंटर करेगा, रन टाइम पे यूजर एंटर करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे नेम इज इक्वल टू के बाद हमने खुद अपना कोई लिटरल नहीं दिया, यानी हमने अपनी कोई वैल्यू, और ये कब होगा जब हम अपनी वैल्यू नहीं देंगे, जब हमें पता नहीं होगा कि वैल्यू क्या है। पॉइंट। तो ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि यूजर क्या एंटर करता है। तो यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं। ठीक है, सो नाउ इफ आई रन दिस एंड से व्हाट्स योर नेम, सो लेट्स आई से विक्रम। ठीक है, ठीक। सो नाउ दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, बट यहां पे वैल्यू जो है वो रन टाइम पे आ रही है। क्लियर हो गया। ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, बट एक बार हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं कि सो वेरिएबल में वैल्यू देयर आर टू फॉर्म्स, वन इज डायरेक्ट असाइनमेंट एंड सेकंड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मींस हम क्या लेंगे, यूजर से क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, दैट इज एन एक्सेप्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ वंस यू डू दिस आपको कुछ समझना पड़ेगा, और वो ये है कि हमने वेरिएबल, हमें पता चल गया क्या है, हमें ये भी पता चल गया कि वेरिएबल में वैल्यूज कैसे आनी है। अब हमें ये समझना है कि जो वेरिएबल को हम नाम दे रहे हैं वो नाम हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं, याद रखना, एक होता है रूल और एक होती है कन्वेंशन। वन इज रूल एंड सेकंड इज, रूल अगर ब्रेक करेंगे तो एरर आएगा, रूल अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा। सो मैंने बोला कि वेरिएबल नेम ऐसे नहीं है, रूल ऐसे लिखना, आपने वैसे नहीं लिखा तो आपको एरर दे देगा, प्रोग्राम ही नहीं चलाएगा। आ रही है बात समझ में। कन्वेंशन मतलब बेस्ट प्रैक्टिस। हो सकता है आपने रूल के अकॉर्डिंगली वेरिएबल का नाम दिया है, लेकिन आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे। सो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को फॉलो करने का क्या मतलब है कि आप उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, दैट आर कन्वेंशंस। क्या बोलते हैं हम उसे। सो कन्वेंशन तोड़ोगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन कन्वेंशन तोड़ोगे तो मार्केट में जब जाओगे तो आप एक स्टैंडर्ड वाइज काम नहीं कर पा रहे हो। आ रही है बात समझ में, तो वो प्रॉब्लम आएगी आपको। सो आज हम बात करते हैं वेरिएबल के रूल्स के बारे में कि क्या रूल्स है वेरिएबल के। अब आप देख लो कितनी स्टोरीज इकट्ठी हो रही हैं। बेटा मेन टॉपिक तो निकल चुका होता है जब तक आप आते हो। सो सबसे पहला रूल देखो क्या लिखा है, सबसे पहला रूल पढ़ो, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ और अंडरस्कोर करेक्टर। ठीक है, ये रूल है, या तो लेटर से स्टार्ट होगा या सो यहां पे देखो, या तो नेम नॉर्मल एंड विल स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर, या फिर जैसे मैंने कंट्री के आगे क्या लिखा है, तो दोनों ही वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। सो हम किसी वेरिएबल को नाम देना चाहते हैं तो उसका पहला जो है लेटर, जो है लेटर होना चाहिए करेक्टर फॉर्म में, या फिर क्या होना चाहिए, अंडर स्कोर होना चाहिए। ठीक है जी, ये दो चीजें आप याद रखना। ठीक है, सो ये आपको मिल जाएगा वेरिएबल रूल 1.py फाइल में। ठीक है, सो इफ यू मूव देयर यू हैव वन फाइल rule1.py। तो इसको अगर आप रन करोगे तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। मैं चला के दिखाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी प्रोग्राम में पता है। ठीक है, इनपुट नहीं है। ठीक है, सो करेक्टर और अंडरस्कोर। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज, अगर हम इसी को मूव करें, यहां पे देखो, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। सो वन नेम हम नहीं लिख सकते। ठीक है जी, राइट। सो ये नाम जो है वो इनवैलिड है, ये रूल है कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया वन नेम, अब जैसे मैं इसे रन करूंगा मेरे को एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स। क्लियर हो गया, क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है जी, सो वो नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है? अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिख सकते हो वेरिएबल का नाम अगर बड़ा है, ठीक है, राइट। बट फर्स्ट डॉलर नेम इज नॉट वैलिड, ना ही फर्स्ट स्पेस नेम, ठीक है। तो या तो करेक्टर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, इसके अलावा नहीं आप उसमें यूज कर सकते हो। सो लेट्स मूव, चलते हैं, ठीक है। सो हमने यहां पे लिखा फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम वैलिड है, दिस इज इनवैलिड क्योंकि मैंने बीच में क्या यूज कर लिया, एक स्पेशल करेक्टर, तो स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं है। स्पेस इज ऑल्सो अ स्पेशल करेक्टर, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सो जब हम इसे रन करेंगे वी हैव एन एरर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल के नाम रखते वक्त इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं रखोगे वो अपने आप ले आएगा आपका ध्यान, ठीक है। वो कहेगा बॉस मैं तो आगे नहीं चलूंगा, ठीक है। सो बट हमें लॉजिक पता होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। सो इफ आई से कि मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम क्या रखा है, नेम स्मॉल में, और जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो किसमें कर रहा हूं, कैपिटल है, ठीक है जी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जब वो यहां पे गया, ठीक है, तो उसने रैम में जाके जो वेरिएबल ढूंढा वो किस नाम से ढूंढा, जिसका नाम कैपिटल से एन से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है, ये याद रखना। और एक और टिप जो मैं यहां पे देना चाहता हूं आपको, जब आप लैब करेंगे तो बहुत बार होगा कि आपको एरर आएंगे, अलग अलग तरह के एरर आएंगे। जब एरर आए और जब आप उस एरर को रिजॉल्व करो, चाहे आपका कलीग करे, चाहे मैं करूं, चाहे आप खुद हिट एंड ट्राई करके करो, उसको लिख लो कॉपी पे, एरर को लिख लो और उसका रीजन लिख लो कि आपको ये एरर क्यों आया। आफ्टर 1 और 1.5 मंथ आधी से ज्यादा प्रोग्रामिंग आप अपनी खुद ही सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम्स, क्योंकि लिमिटेड एरर्स हैं, जो गलतियां हम बार बार करते हैं, हम बस भूल जाते हैं कि अच्छा पिछली बार ये किया था, अगली बार फिर वही गलती कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कोशिश करनी है कि एक बार जो एरर आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए अगर रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप एरर को एक बार लिख लोगे, एक बार हाथ से लिख लोगे, दिमाग में अपने आप चला जाता है कि इस वजह से मेरा एरर आया था, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, तो ये एक प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट इज a variable name cannot be a keyword, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। मैंने बताया था जो किस लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड होते हैं, जो वोकैबुलरी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जो प्री डिफाइंड वर्ड है। अभी तक तो आपने ज्यादा प्री डिफाइंड वर्ड किए ही नहीं है, स्पेसिफिक किए हैं, जैसे प्रिंट या इनपुट, यही दो किए ना जो प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो आगे भी जितने प्री डिफाइंड वर्ड करोगे आप, उनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम इस फाइल को ओपन करें, ठीक है। सो देखो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, ठीक है, जबकि प्रिंट एक क्या है, स्टेटमेंट, कीवर्ड है, ठीक है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमें एरर कर देगा, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स अभी आपने ज्यादा देखे नहीं है, बट जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे आप कोई भी ऐसा वर्ड वेरिएबल का नहीं रख सकते नाम जो कि ऑलरेडी क्या है, उस लैंग्वेज में रिजर्व्ड है, उसका कीवर्ड है, तो वो नाम भी वेरिएबल का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 4 to 5 रूल्स जो है अप्रोक्सीमेटली हर लैंग्वेज में सेम ही होते हैं, ठीक है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो वेरिएबल का नाम रखते वक्त इन चीजों का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। बस स्पेस ना डालो, नंबर से ना शुरू करो, स्पेस स्पेशल कैरेक्टर ना डालो, केस सेंसिटिव एंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस दा। हम मार्केट में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हमारा इंप्रेशन पड़े, दैट इज फर्स्ट गोल। सेकंड गोल इज कि एक्चुअली हमने काम करना है, ठीक है जी। तो जब हम काम करें तो हमारा एक सिग्नेचर बन जाना चाहिए कि अच्छा ये कोड हम इसी तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम उसमें वेरिएबल्स की बात करते हैं कि जब वेरिएबल्स लिखो आप तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो। तो सबसे पहले बी क्लियर और आपका वेरिएबल से पता लगना चाहिए कि इसमें क्या स्टोर हो रहा है।
पहली चीज, वेरिएबल के नेम को पढ़ते ही पता लग जाए कि आपने इसमें क्या स्टोर किया है, चाहे आप अपना सॉफ्टवेयर 10 साल बाद खोल के देखो, ठीक है। आपको सोचना ना पड़े कि वेरिएबल मैंने क्यों डिक्लेयर किया था, ठीक है। एंड वो कंसाइज होना चाहिए, मतलब कि छोटा कोशिश करो। अब छोटा इतना भी नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर स्टोर करना है, सो आपसे r इज इक्वल टू जो भी इनपुट या 10, तो दिस इज नॉट अ राइट वे। ये रूल के अकॉर्डिंगली है, r लिख सकता हूं मैं, ठीक है, बट ये क्लियर नहीं कर रहा कि r का मतलब क्या है। तो कल को मैं अगर सॉफ्टवेयर खोलूंगा तो शायद मुझे याद ही ना हो कि r में मैंने क्या स्टोर किया था, ठीक है। और मैंने देखो वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, रोल नंबर ऑफ, तो ये बहुत बड़ा नाम रख दिया हमने, इट्स नॉट कंसाइज, ठीक है, राइट। सो गुड प्रैक्टिस क्या थी कि आप लिख सकते थे रोल अंडरस्कोर, हालांकि हम रोल नंबर भी लिख सकते हैं, बट हम जिस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं हमें पता है कि रोल और नंबर दो अलग अलग वर्ड हैं, सो हम उसे अलग रख के बीच में अंडरस्कोर लगा रहे हैं। आई गेटिंग अ पॉइंट? तो लिखो भी वैसे ही, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड, या आप यूज कीजिए लोअर केस वर्ड सेपरेटेड बाय, अगर तो एक है तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम इज नेम, इट इज फाइन, बट लेट्स सपोज वेरिएबल का नेम है फर्स्ट नेम, क्या है, तो इट कुड बी फर्स्ट अंडरस्कोर। या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर कैमल केस यूज कर लो, क्या यूज कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वर्ड है 2 या 3 है, तो फर्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सबके फर्स्ट कैरेक्टर बड़े। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम का f छोटा, आगे नेम का n कैपिटल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज रोल नंबर, तो r छोटा, नंबर का n। अब देखो यूनिवर्सिटी सीरियल नंबर, लेट्स सपोज, तो यूनिवर्सिटी का u छोटा लेकिन सीरियल का s और नंबर का n, तो दिस इज कैमल केस। अरे ये बात समझ में? तो आप जब भी कभी कोडिंग देखोगे ना इंटरनेट पे भी अगर आप जाओगे, तो आपको जो अच्छे प्रोग्रामर है वो इसी तरह से दिखते नजर आएंगे। आइदर दे विल बी यूजिंग अ कैमल केस, और जहां पे स्पेसिंग है तो वहां पे वो क्या यूज कर रहे होंगे, बट याद ये रखना है कि वेरिएबल के नाम हमेशा क्या रखने हैं, लोअर केस में। किसमें? लोअर केस, ठीक है जी। कैपिटल में कब रखेंगे वो अभी हम सिचुएशन बताएंगे, ठीक है, राइट। तो अभी तक आपने ये देखना है कि मैक्सिमम टाइम आपने किस में रखना है, लोअर केस में रखना है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई समस्या, क्लियर हो गया? yes. हमें पता लग गया वेरिएबल क्या है, हमें पता लग चुका है वैल्यू कैसे देनी है, हमें पता लग चुका है रूल क्या है एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। तो अगर ये स्टार्टिंग में कर लोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, डेटा, ठीक है। लास्ट में आज हम 5 मिनट का सिनेमा भी करेंगे, इसकी एक मूवी दिखाएंगे आपको, ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप के साथ। तो डेटा टाइप इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। तो डेटा किसमें स्टोर होना है, वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, वो क्या है, एंड वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट टेक वन एग्जांपल, और नॉन टेक्निकल एग्जांपल, देन वी रिलेट इट विद टेक्निकल पार्ट। सो लेट्स सपोज मैं कई बार यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेक्चर लेने जाता हूँ, एंड मेरी टीम आती है मेरे पास, तो नॉर्मली अपनी रिक्वायरमेंट देती है। वैसे एक टीम मेरे पास आई आज, उसने रिक्वायरमेंट दी कि सर कल जाना है कॉलेज, ये लेक्चर देना है आपको इस टेक्नोलॉजी पे। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कितने स्टूडेंट्स और किस बैकग्राउंड के। ये 2 मेरे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं पहले अपनी टीम को। तो दे सेइंग कि सर हो सकता है 20 हो सकता है 30 हो सकता है 40 हो, इतना ही बताया उन्होंने। कुछ बीटेक के हो जाएंगे, कुछ बीसीए के हो जाएंगे, कुछ बीए के हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज वन सिचुएशन। द अनदर सिचुएशन इज व्हेन दे सेड सर 30 स्टूडेंट्स होंगे एंड ऑल फ्रॉम बीटेक, लेट्स सपोज। तो दोनों में से कौन सी सिचुएशन मेरे लिए आइडियल है? 30 फ्रॉम बीटेक। 30 फ्रॉम बीटेक। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ही पता लग गया कि मेरे पास क्या आने वाला है। तो जो मैं अपनी एग्जाम्पल बनाऊंगा या जो भी मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा मैं उसी के अकॉर्डिंगली करूंगा, ठीक है जी, राइट। तो दैट इज बेसिकली व्हाट डेटा टाइप डज। अगर आपके कंप्यूटर को पहले से पता है कि उसके पास क्या आने वाला है, किस टाइप का आने वाला है, तो प्रिपेयर रह सकता है कि मैं उसके ऊपर क्या ऑपरेशन कर सकता हूं, क्या ऑपरेशन नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो जब हमें कंप्यूटर को डेटा देना है तो कंप्यूटर को पहले पता होना चाहिए कि उसके पास किस तरह की वैल्यू, क्या वो उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। Are you getting a point or not? So that is basically what data types are. It's a type of data that a variable can store. Clear हो गया? ठीक है। अब आप लिखेंगे पाइथन के स्ट्रक्चर में क्या डेटा टाइप्स हैं। So पहले प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से सारे डेटा टाइप हम एक लेक्चर में नहीं कर सकते, हम धीरे धीरे चलेंगे आगे। So पाइथन में बेसिकली, पहले समझिए फिर लिखिएगा, पाइथन में बेसिकली 5 टाइप के डेटा टाइप्स हैं।
बेस में। कौन कौन से? न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस। In numeric there is a further 3 types: integer, complex numbers and float. And sequence में 3 types हैं: string, list and tuple. तो ये डायग्राम एक बार लिखिए, हालांकि मेरे नोट्स देने हैं, बट जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, सो प्लीज जल्दी से। कर लिया? इसमें आज का जो हमारा फोकस है दैट इज गोइंग टू बी ओनली ऑन 4 वेरिएबल्स टाइप्स, सॉरी 4 डेटा टाइप्स। वन इज इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एंड स्ट्रिंग। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एंड स्ट्रिंग, जो आज के लिए हम फोकस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिक डेटा टाइप। नंबर स्टोर करने हैं हमें, ठीक है। सो न्यूमेरिक में हमारे पास क्या आ जाता है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। और वी कॉल्ड इट इंट। क्या कहते हैं हम इसे? इंट। लिखने में हमारे पास इंट आ जाता है। सो यू वांट टू स्टोर अ पॉजिटिव वैल्यू, यू वांट टू स्टोर अ नेगेटिव वैल्यू। कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे आप? इंट। आपका हर वो डेटा जिसके ऊपर आपको पता है आगे जाके कैलकुलेशन होनी है, क्या होनी है? ठीक है जी, वो हमारा इंट डेटा टाइप में जाएगा। ठीक है। इन पाइथन अगर आप C++ जावा में जाओगे तो आपको सिखाया जाएगा कि इंटीजर की एक लेंथ होती है, कितना डेटा इंटीजर में क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। ठीक है। पाइथन में ऐसी कोई लिमिट अभी तक नहीं आई। सो पाइथन में कोई लिमिट, व्हेन आई से लिमिट नहीं है, इसका मतलब जितना आपके कंप्यूटर की लिमिट है उतनी उसकी लिमिट है। गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है। सो वो लिमिट नहीं है। सो इंटीजर में अगर हमने डेटा स्टोर करना है, सो यू कैन स्टोर लाइक दिस इन डायरेक्ट असाइनमेंट। तो डायरेक्ट में आप अपने वेरिएबल का नाम देंगे, इज इक्वल टू क्या देंगे? वैल्यू, विदाउट सिंगल कोट, याद रखना। ठीक है, विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है। तो ये आप अपनी वैल्यूज देंगे, नेगेटिव दे सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं, ये वैल्यूज आप अपने दे सकते हैं किसके अंदर? इंटीजर के अंदर। क्लियर हो गया? सो द मोमेंट यू विल राइट लाइक दिस, कंप्यूटर अपने आप, पाइथन का एक फीचर है दैट पाइथन हैज अ डायनामिक डेटा टाइप। पाइथन का क्या है? डायनामिक डेटा टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग क्या है? जब वेरिएबल को आप वैल्यू देते हो वो अपने आप वहां से पता कर लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस में होते, जैसे C++, जावा में होते, तो आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर आप जाके उसको क्या दे सकते हो? यूज कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में आपने यूज करना है अपने प्रोग्राम में। आ रही है बात समझ में? पहले आपको उसको क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर, कि मैं ये प्रोग्राम में यूज करूंगा वेरिएबल, इसकी डेटा टाइप ये है। तो मैं पहले से बता रहा हूं सॉफ्टवेयर को कि ये प्रोग्राम में टाइप होने वाली है। बट जावा क्या है? डायनामिक टाइपिंग। जावा में क्या है? दैट मीन आपको पहले डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि आपके वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। थोड़ी देर बाद इसमें आप किसी और टाइप की भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं। सो यहां तक क्लियर हो गया? यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहां पे समझने में? क्लियर है? ठीक। सो दिस इज डायरेक्ट असाइनमेंट। एक्सेप्ट असाइनमेंट जो है दैट विल वर्क लाइक दिस। ठीक है। सो लेट मी take you this data type। ठीक है। So let's suppose से कि क्या एंटर करो? प्राइस। अब हमने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हमने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है।
इनपुट लेने के बाद किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंट फंक्शन यूज करना है जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। इंट के अंदर आप इनपुट रखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है वो आपके डेटा को करेक्टर समझता है। क्या समझता है? तो इवन इफ यू आर टाइपिंग 23 फॉर कंप्यूटर इट इज अ करेक्टर, इट इज अ टेक्स्ट जो वो लेके चल रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपको आगे जाके इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने हैं, कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो आपको पहले से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर उसमें स्टोर करो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जरूर लिख लेना कि पहले ये फंक्शन लिखना है, ठीक है। सो इंटीजर लगेगा अगर हमने यूजर से क्या लेनी है? वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक है जी। सो लेट्स बड़े ध्यान से देखना है, फाइल से 23, ठीक है। नाउ दोनों में इनपुट आ रहा है, बट पहले इस वाले में जब हम इनपुट करा रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए वो नंबर नहीं है, कंप्यूटर के लिए वो क्या है? टेक्स्ट। आ रही है बात समझ में? उसके लिए एक नॉर्मल सिंबल है जो उसे स्टोर करना है। तो कल को जाके अगर हम उस पर कुछ ऑपरेशंस करना चाहेंगे जो कि सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई होते हैं तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज हमने याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, डाउट? श्योर? देन न्यूमेरिक में सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है? फ्लोट। हम कब स्टोर का यूज करेंगे? जब हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, लेकिन डेसिमल में चाहिए। किस में चाहिए? वी वांट सम डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है जी। तो तब हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, राइट। ये याद रखना है। जैसे 23.4 है, -45.78 है। इसमें आप एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हो, ई, ठीक है। 10 की रेज पावर अगर यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 45e4, तो दैट इज 45 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4। आ रही है बात समझ में? तो ये यूज कर सकते हो। बट अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, कभी भी हम एक्यूरेसी की बात करें तो आपका कंप्यूटर 15 डेसिमल प्लेस तक आपको एक्यूरेसी देगा, जो पाइथन गारंटी देता है। इससे ज्यादा अगर आपके डेसिमल के बाद वैल्यूज हैं तो उसकी एक्यूरेसी ये नहीं गारंटी करता। याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। जब भी कोई कंप्यूटर बनता है, मतलब कि हार्डवेयर या प्रोसेसर बनता है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है ना, वो इसी बात से डिसाइड होती है कि वो पॉइंट में या डेसिमल में कितने लेवल तक एक्यूरेट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो कंप्यूटर है नॉर्मल कैलकुलेशन में यूज हो सकता है, लेकिन अगर कहो कि मैं इसी कंप्यूटर से साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर लूं, मार्स में जाना है वहां तक जाने की कैलकुलेशन कर लूं सैटेलाइट की, तो मैं इस कंप्यूटर से, अब ये भी तो प्लस माइनस करता है, तो ये भी कर पाएगा, लेकिन ये एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। क्या नहीं दे पाएगा? उतना प्रिसाइज नहीं जा पाएगा हमें कैलकुलेशन लेवल पे। तो जैसे जैसे हम साइंटिफिक कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें 10 की रेज पावर बहुत ज्यादा हो जाती है पॉइंट के बाद, ठीक है, वहां पे एक्यूरेसी का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। सो किसी भी कंप्यूटर की पावर, दुनिया में किसी भी कंप्यूटर की पावर कैसे कैलकुलेट होती है कि वो पॉइंट के बाद कितना को एक्यूरेसी दे सकता है डेसिमल में, ठीक है। तो जब आप कहते हो कि हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर यूज कर लिए या मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज कर लिए, तो मतलब दे आर मोर एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू द साइंटिफिक वैल्यूज कैलकुलेशंस। क्लियर होगी बात? क्लियर है? ठीक है। सो ये याद रखना है। सो पाइथन में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बट जितना भी हमारा एक्सपीरियंस गया 15 डेसिमल प्लेसेस तक ये एक्यूरेसी दे देता है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, 56.7 आ रहा है आउटपुट में। इफ आई से 45E3 देख रहे हो? क्लियर हो गया? एंड देन इट इज -34.6E4, तो उसके अकॉर्डिंग क्लियर हो गया, ठीक है। सो यू कैन राइट E, वो आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है। और अगर यूजर से इनपुट कराना है तो सेम रहेगा, बस इंट की जगह क्या लिख देंगे हम? फ्लोट। तो जब भी इनपुट लेना है तो पहले किस में कन्वर्ट करना है? फ्लोट में। अगर आपको 1% भी चांस लगता है कि बॉस इसमें पॉइंट हो सकता है, जैसे हमने एंटर कहा प्राइस, तो मुझे लगता है कि हो सकता है किसी का प्राइस 45 रुपीज 70 पैसा हो, तो आप पहले से उसे फ्लोट में रहेंगे। फ्लोट ही यूज करना ही चाहिए, हाँ, फ्लोट ही यूज करो आप, ठीक है, राइट। क्लियर यहां तक? देन हमारे पास क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस में एक डेटा टाइप आज का हमारा मकसद है, वो कौन सा है? स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% हमारा काम किस पे होने वाला है? स्ट्रिंग,
ठीक है, स्ट्रिंग इज set of characters. In simple language, every symbol that you can store in computer is a character. Let's not go to a string part. It's a character. ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के डेटा है, one is character and second is numeric. ठीक है, so पहले इसको देखते हैं. So correct, when we talk about character or when we say string is a collection of characters. ठीक है, right. सो एवरी सिंबल जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है जी, राइट, चाहे वो 0 to 9 है, ठीक है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, आपका स्माइली है, ठीक है, कोई भी करेक्टर जो आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो वो क्या है, करेक्टर है या स्ट्रिंग. कलेक्शन है तो स्ट्रिंग. समझ में आ रही बात. 0 to 9 भी करेक्टर ही है. 0 to 9 भी क्या है, करेक्टर ही है. ठीक है, अगर हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करना, अगर हमारा मकसद सिर्फ उसे क्या करना है, स्टोर करना है. क्या करना है, स्टोर करना है. ठीक है, वहीं पे अगर 0 to 9 के ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो फिर हम उसे क्या कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी. तो ऐसा कंफ्यूजन क्यों रखा गया है? क्यों ना एक ही बार डिसाइड कर दे कि न्यूमेरिक ही रख लेगा. करेक्टर में क्यों पहले डिवीजन कर दें, ठीक है, न्यूमेरिक में रख लो, फिर क्या प्रॉब्लम आएगी. सिंपल है ना. क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हम प्रोग्रामर्स के लिए. सीधा डिसाइड कर लो कि 0 to 9 किस में डाल दो, न्यूमेरिक में. करेक्टर में क्यों डाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा. नहीं कैलकुलेशन करनी तो मत करना, सिर्फ स्टोर तो कर ही लो ना, न्यूमेरिक कंसीडर कर लो. करेक्टर जो वैल्यूज होती हैं, करेक्टर वैल्यू याद रखना, वो आपके मेमोरी में कम स्पेस लेती हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिक एंड फ्लोट. ठीक है, हाँ, क्योंकि जब आपने न्यूमेरिक स्टोर करना है तो कंप्यूटर को ध्यान रखना पड़ता है कि कल को इसके पास जाके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होने हैं, तो ये प्लस भी होगा, मल्टीप्लाई भी हो सकता है. तो जब प्लस एंड मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या जगह चाहिए, पॉइंट. करेक्टर को स्टोर करने के लिए उतनी जगह चाहिए जितनी है. ठीक है, अब फर्क कहां पे पड़ता है, बड़े ध्यान से समझना. चलो मैं कहता हूं यार कितना को फर्क पड़ जाएगा मेमोरी में, मैंने सोचा नहीं यार न्यूमेरिक ही ले लेता हूं, करेक्टर नहीं लेता, क्या लेता हूं, मैंने सोचा कितना फर्क पड़ जाएगा. ठीक है, तो मैंने ले लिया. अब सॉफ्टवेयर जब चलना है तो कौन सी मेमोरी यूज करेगा, रैम ही यूज करेगा ना. ठीक है, सो एज्यूम करो कि तुम्हारा एक वेरिएबल 1 पॉइंट ले रहा है. अभी मैं बाइट्स में नहीं जा रहा. लेट्स सपोज एक वेरिएबल 1 पॉइंट ले रहा है अगर वो करेक्टर है. अगर वो न्यूमेरिक है तो कितने ले रहा है, 2 पॉइंट्स. लेट्स सपोज डबल स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम्हारा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन रन करना शुरू हुआ, एक टाइम पे 1 मिलियन लोग आ गए, आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. मैं अभी सिर्फ एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, आपके सॉफ्टवेयर में 100 ऑफ वेरिएबल्स होंगे. तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन इज 20 मिलियन की वो मेरी स्टोरेज ले रहा है, जबकि वो 10 मिलियन में खत्म हो सकती थी अगर मैं उसे करेक्टर में ले लेता, उसकी जरूरत नहीं थी. आर यू गेटिंग अ पॉइंट. तो स्पेस का फर्क पड़ गया. और जब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बहुत स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, तो यही कारण होता है कि आप जैसे प्रोग्रामर ने डेटा टाइप प्रॉपर नहीं लिए होते. आई बात समझ में. तो जब हम कहते हैं ना सॉफ्टवेयर स्लो चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर हैंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे कारणों में, यही कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण में एक ये भी रीजन होता है कि जब आप गलत डेटा टाइप ले लेते हो. आपकी एक छोटी गलती की वजह से जब आपका सॉफ्टवेयर स्केल होने लग पड़ता है, जब ज्यादा यूजर इन्वॉल्व होने लग पड़ते हैं, तो रैम में तो उतनी जगह चाहिए ना हमें. ठीक है जी, राइट. तो वो आपकी एक छोटी सी गलती पहले तो छोटी लगती है, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर स्केल होने लग पड़ता है, अब नेटफ्लिक्स एक टाइम पे कितने लोग देख रहे होंगे, और जो नेटफ्लिक्स का सर्वर है उसके ऊपर बर्डन तो होगा ही ना. इंडिया में जब अमेजन पे सेल लगती है दिवाली के पास, तो बर्डन तो होगा ही अमेजन के सर्वर के ऊपर. ठीक है जी, राइट. तो आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि आपके एक छोटा सा डेटा टाइप की गलती, ठीक है जी, आपके सॉफ्टवेयर की स्पीड के ऊपर क्या डाल सकती है, इफेक्ट डाल सकती है. समझ में आ गया पॉइंट, क्लियर है. ठीक है, राइट. सो इसलिए करेक्टर है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू स्टोर, लेट्स सपोज एड्रेस, तो एड्रेस में फाइल से 5D स्ट्रीट नंबर 1, ठीक है जी, तो मैं इसको एज ए स्ट्रिंग ही काउंट करूंगा ना. इसमें 5 भी है, 1 भी है, लेकिन मैंने इसे कैलकुलेट तो नहीं करना. ठीक है, और लेट्स सपोज फाइल से मोबाइल नंबर, ठीक है. सो मैं कहता हूं ये मोबाइल नंबर है. मैं ये तो नहीं करवाने वाला आगे जाके कि 2 मोबाइल नंबर प्लस कर दो, तीसरा मोबाइल नंबर आ जाएगा, नहीं होने वाला ना. यहाँ पे मोबाइल नंबर को स्टोर करने का क्या मकसद है, सिर्फ स्टोर करना है. सिर्फ क्या करना है,
स्टोर करना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसके ऊपर कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं होनी। क्लियर हो गया? ठीक है, सिर्फ वाइल से प्राइस, अब प्राइस का मुझे पता है आगे जाके कैलकुलेशन, तो ये क्या काउंट होगा? न्यूमेरिक काउंट कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? मैंने कहा क्वांटिटी है तो वो भी क्या काउंट हो जाएगी? ठीक है जी। इंग्लिश के मार्क्स लेट्स फॉर स्टोर करने हैं तो क्या हो गया? ठीक है जी, राइट। कल को जाके प्लस करोगे, टोटल निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, सब कुछ करोगे। कस्टमर की एज स्टोर करनी है, अच्छा सबसे पहले वो लोग हाथ उठाए जो कहते हैं करेक्टर होगी। हाथ उठा सकते हो जो कहते हैं, वोट ले लेते हैं, कोई नहीं। न्यूमेरिक वाले बाकी सत्संग करने आए हैं। आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ वेरिएबल जब हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, तब हम डिसाइड करते हैं। जैसे एज में उससे पूछूंगा तेरा मकसद क्या है स्टोर कराने का, अगर वो कहेगा कि मेरा मकसद है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्म फिल करे, डेटा क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, तो मैं कहूंगा करेक्टर में डाल दूंगा मैं उसको। आ रही बात समझ में? अब लेट्स है इंश्योरेंस, उस केस में एज के ऊपर प्रीमियम डिसाइड होना है, हर एज साल बढ़ता रहेगा तो प्रीमियम वेरी करेगा, उस टाइम पे कैलकुलेशन होनी है उस केस में जाके, तो वहां पे मैं क्या लूंगा? आ रही बात समझ में? कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज याद रखना, पुराने एक्सपीरियंस का परसेप्शन अगले सॉफ्टवेयर में लेके नहीं जाना। सो लेट्स सपोज अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, लेट्स सपोज मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं ई कॉमर्स कंपनी के लिए, तो एक ई कॉमर्स कंपनी मेरे पास आ रही है, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो, अगले वाली की रिक्वायरमेंट, तो हम पहले ही चले जाए नहीं जी हमें सब पता है, हम उनको समझाना शुरू करें, ऐसा नहीं, ऐसे काम करते हैं। आपका काम है जब कंपनीज काम कर रही है वो जो कह रही है उसको इंप्लीमेंट करना। आपका काम ये नहीं कि कंपनीज को सिखाना ही कैसे काम करो। Are you getting the point? और हर कंपनी का काम करने का तरीका क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आपने वहां पे पहले कस्टमर के डेटा की रिक्वायरमेंट समझनी है, फिर उस केस में डिसाइड करना कि वो न्यूमेरिक में जाएगा या करेक्टर में जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, राइट। तो ये चीज हमने याद रखनी है। सो स्ट्रिंग में आप लोग सिंगल कोट यूज कर सकते हो, जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम। यू कैन यूज डबल कोट्स और यू कैन यूज ट्रिपल कोट्स, आपकी मर्जी है। एक यूज करना, ठीक है, वैरायटी मत ले आना, ठीक है, कुछ कलरफुल करते हैं अलग अलग, ठीक है। एक अपना तरीका बना लो, या सिंगल कोट यूज कर लो या डबल कोट यूज कर लो, ठीक है। प्रोग्रामिंग में एक सिग्नेचर बन जाता है। हमें कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम देख के मेरे पास पता लग जाता है, मुझे लिखा भी ना हो ना मेरी टीम में से किसने बनाया, मैं प्रोग्राम देख के बता देता हूँ कि मेरी टीम में इस बंदे ने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, सॉफ्टवेयर लिखा है। क्योंकि हर किसी का एक लिखने का तरीका बन जाएगा, और वो तरीका यहाँ पे बनना है क्लास में। अब आप सोचोगे ना, नहीं यार मुझे पता है वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल लिखते हैं, नहीं, लेकिन अभी सर ने प्रोग्राम दिया, फटाफट ए भी लिख दो, चल जाएगा। वो तुम्हारी आदत बन जानी है, और वो आदत कंटिन्यू रहनी है, वो एक सिग्नेचर बन जाना है तुम्हारा। तो अभी जो आदत डाल दोगे वो कंटिन्यूसली तुम्हारी एंड तक चलेगी। पॉइंट, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। और स्ट्रिंग में जब हमने इनपुट लेनी है, वी हैव टू ओनली राइट, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर। आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत, स्ट्रिंग के अलावा कोई डेटा टाइप है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, राइट। चलो, लास्ट इज बूलियन टाइप, जिसमें डेटा स्टोर होगा सिर्फ ट्रू या सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, या ट्रू या सिर्फ दो स्टेट्स। और हर सिस्टम में ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे दो स्टेट्स होती हैं, हर सिस्टम में। जैसे फॉर एग्जांपल आज की आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट या एब्सेंट आ रहा है ना, फीस पेड और नॉट, सर्टिफिकेट जनरेटेड और नॉट, ठीक है जी। अमेजन की वेबसाइट है, सब्सक्रिप्शन एक्टिव और नॉट, ऑर्डर डिस्पैच और नॉट। आ रही बात समझ में? सो हर सिस्टम में कोई ऐसी स्टेट होगी जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू होंगी, और दोनों में से एक वैल्यू एक टाइम पे जाएगी। तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? बूलियन, ठीक है। सो बूलियन में दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स, ही याद रखना है, दोनों में से एक वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो दैट इज अ बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। क्लियर हो गया? सो बूलियन का आई थिंक शायद मैंने रखा होगा, है नहीं, वो तो ऑपरेटर्स आ गए ना आगे, एंड और ग्रेटर देन लेस देन, वो तब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है जी। सो बूलियन इज लाइक दिस। सो फॉर एग्जांपल ऑर्डर डिस्पैच इज इक्वल टू ट्रू। अब इसको
मेहरबानी करके सिंगल कोट में मत लिख दीजिएगा, वरना ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो अगर ये स्ट्रिंग हो गया तो आगे जाके हमने जो प्रोसेसिंग सिखानी है आप इस वेरिएबल पे नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो आगे जाके हम आपको कुछ डिसीजन लेना सिखाएंगे प्रोग्रामिंग में, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे अगर ये वैल्यू कौन सी हो गई, स्ट्रिंग। सो बुलियन के ऊपर ही जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके लिए बिना सिंगल कोट के ये जाएगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। और याद रखना है अगर हम ये लिख रहे हैं तो ध्यान से देखो, हरी बात समझ। सो इन पाइथन इन केस ऑफ ट्रू इट शुड बी कैपिटल T and in case of false it is a capital false। क्लियर हो गया? क्लियर है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग की है तो उनके लिए शायद थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है बेसिक्स क्लियर करने, ठीक है। सो ये हमारे बेस डेटा टाइप्स हैं जो आने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, वो तो चलते चलते हम करेंगे और अगर आपको काम करना है, ठीक है। अब आगे चलने से पहले आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो। अब बेटा थोड़ा सा वॉल्यूम कर देना वहां पे। चलो मैं यही रहने देता हूँ, देखता हूँ पहले इधर से चलेगा कि नहीं। एक सेकंड, थोड़ा सा कर ही दो। बस 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 बस, ये तो हमें तंग करना शुरू कर देगा। By the early hours of the morning of the 4th of June, Ariane 5 stood proudly on ELA 3, waiting for the final countdown. No one would sleep much that night, they never did before any launch. The skies opened again, and the tropical rain poured down over the rocket. There were doubts if it would be able to launch the next day. Its prospects looked poor. By the next morning, the forecast had improved slightly. A final decision to go was taken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. Tous les paramètres propulsifs sont maintenus à la trajectoire normale. 37 seconds into the launch, the onboard computers decided 501 was 90 degrees off course.